हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। आईसीएसई बोर्ड की क्लास 9 की जो कंप्यूटर की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर मैं लेकर आया हूँ और इसमें हम देखेंगे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो मेन कॉन्सेप्ट्स है उसे हम लोग इसमें सीखेंगे और इसके साथ और भी जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैं बहुत ही अच्छी तरह आपको समझाने वाला हूँ और काफ़ी इलाबोरेटिव होने वाला है ये वीडियो। तो इसे मिस नहीं करेंगे, कहीं पे स्किप नहीं करेंगे तो आपको जो आपकी जो बेस है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। चलिए चलते हैं इस जर्नी में। तो इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका यहाँ पे आप हेडिंग देख लीजिए। इसका हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। मतलब प्रोग्रामिंग जो है वो दो तरह की होती है, एक प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड और दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्या क्या है। उसमें यूनिट 1 में पहले है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या क्या प्रिंसिपल हैं जिन पर बेस्ड होकर OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जाती है, उसमें हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए, तो इसका यहाँ पे जैसे आप लर्निंग स्कोप देख रहे हैं तो इसमें क्या क्या होगा, पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर लो लेवल लैंग्वेजेस क्या क्या हैं, मतलब इस चैप्टर में क्या क्या है आपको यहाँ पे इस हेडिंग से मिल जाएगा। चलिए सीधे हम लोग वहाँ पे टॉपिक पे ही चलते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन पार्ट, मतलब कंप्यूटर क्या है उसका इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा सबसे पहले। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स इंस्ट्रक्शंस इन ए स्पेसिफिक लैंग्वेज। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कैसे काम करता है, ये इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है। किससे? यूजर से। यूजर मतलब हम लोगों से। ये हम लोग इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं जिसको ये एक्सेप्ट करता है। और किस लैंग्वेज में? इन ए स्पेसिफिक लैंग्वेज, किसी खास लैंग्वेज में ये एक्सेप्ट करता है कमांड्स को या इंस्ट्रक्शंस को। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मैं यहाँ हिंदी में बोल रहा हूँ तो मैं हिंदी में अगर बोलने लगूँ कंप्यूटर के सामने तो जो मैं बोलूँगा वो करने लगेगा, नहीं। जैसे हम लोग ह्यूमन हैं, आपस में हिंदी लैंग्वेज समझते हैं। अगर कोई कहीं दूसरी जगह का है, अगर कहीं कोई कर्नाटका का है तो वो अगर हिंदी नहीं समझता तो उसे कन्नड़ भाषा में हमें बतानी पड़ती है कोई बात। उसी प्रकार जो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनके अलग अलग तरीके होते हैं या लैंग्वेज होते हैं जिनसे वो कमांड लेते हैं, तब वो काम करते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर भी एक डिवाइस है, तो इसको भी जो लैंग्वेज इसे समझ में आती है उस लैंग्वेज में ही इसे कमांड देना पड़ता है। तो इसलिए कंप्यूटर जो है वो उसे इंस्ट्रक्शंस जो है किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में ही दिया जाता है। वो लैंग्वेज के वर्ड जो हैं वो तो इंग्लिश के ही होते हैं, लेकिन इंग्लिश के सारे वर्ड और सारे ग्रामर को हम लोग उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसका जो डोमेन है, मतलब जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर को हमें समझाना है उस लैंग्वेज का एक एरिया होता है और उसके कुछ वर्ड डिफाइंड होते हैं, उन वर्ड्स में ही उसे कमांड देना पड़ता है। जैसे सी लैंग्वेज के 32 वर्ड्स हैं, वो आपको सी लैंग्वेज के जितने भी प्रोग्रामिंग करनी है वो 32 जो वर्ड्स हैं उसके अंदर ही आपको सारी प्रोग्रामिंग करनी है। उसी तरह से C++ के 63 कीवर्ड्स हैं, उसके अंदर ही आपको प्रोग्रामिंग करनी है। यानी जो कुछ भी आपको कंप्यूटर को समझाना वो 63 वर्ड्स को इस्तेमाल करके ही समझाना है। उसी तरह जावा के भी अपने डिफाइंड लैंग्वेज वर्ड हैं, उन वर्ड्स में ही आपको जावा के प्रोग्राम बनाकर और कंप्यूटर को समझाने हैं और कंप्यूटर आपका काम करेगा। तो हैंस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। अतः ये काफ़ी मुश्किल होता है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना बिटवीन द यूज़र, किसी उपयोगकर्ता यूज़र के साथ, एंड द कंप्यूटर और कंप्यूटर के साथ, इफ़
he or she is not aware of computer language। तो अगर आप किसी कंप्यूटर से काम करवाना चाहते हैं और कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, कौन सी भाषा को समझता है, उसे आप अगर नहीं जानेंगे तो फिर आप कंप्यूटर से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, यानी कंप्यूटर को कोई कमांड नहीं दे पाएंगे और कंप्यूटर से कोई काम भी नहीं करवा पाएंगे। दिस इज़ द रीज़न वाई लर्निंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ वेरी एसेंशियल फॉर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। यही कारण है कि लर्निंग कंप्यूटर लैंग्वेज के कंप्यूटर लैंग्वेज जो सीखना वो इज़ वेरी एसेंशियल, वह काफ़ी ज़रूरी है फॉर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर में काम करने के लिए। अब ये लैंग्वेज जो है वो कोई भी हो सकती है। अभी बहुत सारे हज़ारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो उनमें कुछ मुख्य लैंग्वेज हम सीख के रखते हैं, जैसे C++, बेसिक, विजुअल बेसिक, जावा, पाइथन। ये सारे लैंग्वेज काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए हम लोग इन्हीं में से कुछ लैंग्वेज को सीख लेते हैं और फिर हम उससे कंप्यूटर को अपने मन मुताबिक यूज़ कर पाते हैं। चलिए, यानी कि कंप्यूटर को अगर आप अपना कमांड जो है वो ओबे करवाना चाहते हैं, अपना काम निकालना चाहते हैं कंप्यूटर से, तो आपको कोई ना कोई एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो जब लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी तो वो उनमें बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो अब आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो आखिर जो लैंग्वेज हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो द कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर बेसिकली कैटेगराइज्ड इनटू 2 लेवल्स। कंप्यूटर के जो लैंग्वेज हैं वो 2 कैटेगरी इनकी है। पहली है, एक कैटेगरी है लो लेवल लैंग्वेजेस की, एक कैटेगरी है लो लेवल लैंग्वेजेस की, और दूसरी कैटेगरी है हाई लेवल लैंग्वेजेस की। अब लो लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो जैसा आपको ये वर्ड से लग रहा होगा, लो लेवल। लो लेवल मतलब ऐसा लैंग्वेज जो किसी कंप्यूटर सिस्टम में एकदम नीचे के लेवल तक, यानी कि मशीन लेवल तक चला जाए, यानी जो उसको सर्किट है उसके सर्किट लेवल तक चला जाए, यानी उसके सर्किट को भी हम प्रोग्राम कर सकें, ऐसे लैंग्वेज को हम लोग कहेंगे लो लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो ह्यूमन समझते हैं, मतलब मशीन नहीं समझता लेकिन ह्यूमन समझते हैं, और उस लैंग्वेज को हम लोग, उस स्टैंडर्ड के लैंग्वेज को हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहेंगे। जैसे इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, तो आपका और दूसरी जो भाषा हैं ग्रीक, ये सब जो लैंग्वेजेस हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो इनमें से किसी अगर लैंग्वेज में अगर कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाए तो हम कहेंगे कि ये हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग है। और लो लेवल में अगर किया जाए तो लो लेवल जो है वो एक 0-1 में जो मशीन लैंग्वेज होता है उसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज होता है उसे भी लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और उसके बाद जितने भी लैंग्वेज हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस कहे जाते हैं, क्योंकि वो हाई लेवल के जो लैंग्वेज हैं, यानी इंग्लिश मेन तौर पर, मुख्य तौर पर इंग्लिश से ही वर्ड जो है लेकर के उस लैंग्वेज को बनाया गया है। जैसे सी हुआ, आपका C++ हुआ, और जावा हुआ, ये सब जो है, जावा हुआ, ये सब जो है आपका इससे ही लेकर के बनाया गया है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से लेकर बनाया गया, इसलिए ये लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहले जाते हैं। जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस में कौन कौन है, 0-1 से 0 और 1 में जो हम लोग प्रोग्रामिंग किया करते थे पहले के ज़माने के लोग, तो उसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। फिर उससे थोड़ा एडवांस हुआ तो असेंबली लैंग्वेज आया, जो कि न्यूमेरिक कोड होता था उन्हीं 0-1 के एक कॉम्बिनेशन का। तो इस तरह से लो लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज बटा हुआ है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं लो लेवल लैंग्वेज किसे बोलते हैं। तो the low level languages are the type of computer languages in which the computer recognizes the instructions without conversion into any other form। मतलब लो लेवल लैंग्वेज के जो लैंग्वेज होते हैं वो उस टाइप के लैंग्वेज होते हैं जिसमें कंप्यूटर रिकॉग्नाइजेज, कंप्यूटर जो है वो रिकॉग्नाइज करता है द इंस्ट्रक्शंस को विदाउट कन्वर्जन, यानी उसे बिना किसी दूसरे फॉर्म में, एनी अदर फॉर्म, किसी दूसरे फॉर्म में बिना बदले, मतलब डायरेक्ट जैसा दिया गया वैसा ही वो समझ गया। तो उस तरह के लैंग्वेज को, यानी कि कंप्यूटर का जो अपना नेटिव लैंग्वेज होता है, कंप्यूटर का अपनी जो अपनी लैंग्वेज उसकी होती है, उसमें अगर हम लोग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दें तो उसे लो लेवल लैंग्वेज कहेंगे। तो कंप्यूटर का अपना लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर के अंदर में क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर में
मतलब सीपीयू, अब मेनली कह लें सीपीयू बॉक्स, उसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड में बहुत सारे सर्किट होते हैं और सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन, यानी वोल्टेज फ्लो, करंट फ्लो कर रहा होता है। उसमें से हम लोगों ने लॉजिकली जो हाई वोल्टेज है उसे हम लोगों ने लॉजिकली 1 मान रखा है और जो लो वोल्टेज है वो उसे हमने 0 मान रखा है। इस तरह से कंप्यूटर में कुछ भी नहीं है, कोई किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कहीं भी कुछ भी अंदर में लिखा हुआ नहीं रहता है, कोई लेटर या कोई वर्ड जो है वो फ्लो नहीं कर रहा होता है, बल्कि सिर्फ वोल्टेज ही फ्लो कर रहा होता है। और वोल्टेज में भी एक हाई वोल्टेज और एक लो वोल्टेज। अब मदरबोर्ड में जो है, जैसे हमारे अभी नॉर्मल कंप्यूटर्स के मदरबोर्ड में 3.5 जो रैम में जाता है, तो मदरबोर्ड में 3.5 वोल्ट को 1 लॉजिकली 1 मानते हैं और 0.5 या 0.3 को हम लोग लॉजिकली 0 मानते हैं। तो इस तरह से हाई वोल्टेज का और लो वोल्टेज का मिक्स जो है वो वही सिर्फ फ्लो करते रहता है पूरे कंप्यूटर में और उसी से कंप्यूटर चलते रहता है। तो उसी हाई और लो वोल्टेज में हम लोग अगर कमांड देते हैं डायरेक्ट, तो वैसे हाई और लो वोल्टेज के कमांड को डायरेक्ट कंप्यूटर तुरंत समझ जाता है, उसे किसी भी प्रकार का अन्य कन्वर्जन करने का ज़रूरत नहीं होता है और उसे तुरंत वो एग्जीक्यूट कर देता है, इसलिए सबसे फास्ट एग्जीक्यूशन होता है उसका। तो इस तरह के लैंग्वेज को कहेंगे लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये जो लैंग्वेज होते हैं वो 0 और 1 में, मतलब हम लोगों ने लॉजिकली हाई वोल्टेज को 1 मान रखा है, लो वोल्टेज को 0 मान रखा है। तो हमें अगर कोई भी कमांड देना है, मान लीजिए 2+2 ये देना है कमांड, तो हमें 2 को भी हाई लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लस साइन को भी हाई लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर 2 को अगेन हाई और लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इक्वल टू साइंस को भी उसको भी हाई और लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा वो भी हाई और लो वोल्टेज में कन्वर्ट होकर आंसर हमें दिखाएगा। तो ये है बहुत फास्ट, लेकिन इसे सबके द्वारा किया जाना बहुत ही मुश्किल है। तो दे आर सॉर्ट ऑफ क्रिप्टिक लैंग्वेजेस। ये जो लो लेवल लैंग्वेजेस होते हैं ये किसी अनेक प्रकार के क्रिप्टिक लैंग्वेजेस, मतलब जिसे हम समझ नहीं सकते हैं, सांकेतिक जो है लैंग्वेज होते हैं, विच आर नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द यूजर्स, जिसे यूजर डायरेक्टली समझ नहीं सकता है। अब 0-1 के कमांड रहेंगे तो सब कोई तो समझ नहीं पाएगा कि भाई 0-0-1-1-0-0-1 इसका मतलब ऐड होता है, और 1-1-0-0-0-1 इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये सब तो सबको हमेशा याद रखना संभव नहीं है। तो दीज टाइप ऑफ लैंग्वेजेस वेर यूज्ड इन द अर्ली कंप्यूटर्स। तो ये पहले के कंप्यूटर्स में जब हाई लेवल लैंग्वेज में कमांड, उस समय के कंप्यूटर बने नहीं थे हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए, तो उस समय लो लेवल लैंग्वेज के में ही प्रोग्रामिंग की जाती थी। एंड ओनली द एक्सपर्ट्स वेर एबल टू कोड द इंस्ट्रक्शंस। अब 1001 के कमांड कौन याद रखेगा भाई, उसके लिए तो एक चार्ट बनाकर टांग के रखनी पड़ेगी, उस चार्ट में देखना पड़ेगा हमेशा डेली, हर कमांड, एक लाइन के कमांड में आपको देखना पड़ेगा वो चार्ट की मुझे अगला जो कमांड देना है उसका क्या कोडिंग है। और 8 बिट के कोडिंग में कमांड दी जाती थी, यानी 1001 के जो 8 बिट 0 और 1 को बिट बोलते हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन में ही कमांड दी जाती थी। 8 0 या 1 सजा करके एक कमांड बनता था। तो अब कौन सा कमांड, कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा कमांड देगा, तो ये तो हमेशा याद रखना संभव नहीं है, इसलिए एक्सपर्ट ही इसको कर पाते थे। उसमें भी वो लोग लेबोरेटरी में चार्ट बनाकर टांग कर रखते थे, उसे देख देख करके प्रोग्रामिंग करते थे। द लो लेवल लैंग्वेजेस आर फर्दर कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। लो लेवल जो लैंग्वेज है उनको भी आगे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मशीन लेवल लैंग्वेज, तो ये जो मशीन, इसके जो कैटेगरी होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो द लो लेवल लैंग्वेजेस आर फर्दर कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। लो लेवल लैंग्वेजेस को जो है वो आगे हम 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है मशीन लेवल लैंग्वेज, इट इज़ द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। यह जो है कंप्यूटर लैंग्वेज का वो फॉर्म है
in which instructions are coded in terms of binary digits or bits। तो यहाँ जिसमें इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में दिए जाते हैं। बाइनरी डिजिट्स 0 और 1, इसे कहा जाता है बाइनरी डिजिट्स। तो इसके फॉर्म में ही जो है कमांड दिया जाता है। तो बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स, 8 बिट जो हैं वो सजाकर एक कमांड बनता है और उसी फॉर्म में वो मशीन में फीड किया जाता है या डाला जाता है और मशीन फिर उसे डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर लेती है, क्योंकि ये मशीन लेवल है, यानी मशीन का जो अपना लेवल है, नेटिव है, वो उसका अपना लैंग्वेज है। और 0-1 का मतलब डायरेक्ट वो मशीन में जाने के बाद वो हाई और लो वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है और वही तो पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हाई और लो वोल्टेज ही तो रन कर रहा होता है। इसलिए इस तरह से जो कमांड दिए जाते हैं वो काफ़ी फास्ट, सबसे फास्ट होते हैं, लेकिन सबसे कठिन भी होते हैं, क्योंकि उन 0 और 1 का कॉम्बिनेशन याद रखना वो सभी के लिए संभव और हमेशा भी संभव नहीं है। इन द फॉर्म ऑफ जीरोज़, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ जीरोज़ एंड वंस, यानी जो बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में दिया जाता है। और बाइनरी डिजिट किसे बोलते हैं? 0 और 1 को। बाइनरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें 2 डिजिट्स से ही सारा कुछ एक्सप्रेस किया जाता है। हमारा जो हम नॉर्मल मैथ बनाते हैं उसमें हम 10 डिजिट्स यूज़ करते हैं 0 से लेकर 9 तक, इसीलिए हमारा जो सिस्टम है उसे डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। लेकिन कंप्यूटर में सिर्फ हाई और लो वोल्टेज चलता है, इसलिए अगर उसे लॉजिकली अगर नंबर दिया जाए तो हाई वोल्टेज को 1 या लो वोल्टेज को 0, यानी 2 ही डिजिट्स दिया जा सकता है और 2 डिजिट्स को बाइनरी कहा जाता है, इसीलिए इसे बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। दिस फॉर्म ऑफ बाइनरी इंस्ट्रक्शन, ये जो दिस फॉर्म ऑफ बाइनरी इंस्ट्रक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मशीन कोड और द ऑब्जेक्ट कोड। इस तरह जो 0 और 1 में जो भी कोड दिया जाता है उसे मशीन कोड या मशीन इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, या हम उसे ऑब्जेक्ट कोड भी बोल सकते हैं। चलिए तब अब हम आगे देखते हैं। द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स द मशीन कोड्स ईजीली। कंप्यूटर जो है वो मशीन कोड मतलब 0 और 1 जो बाइनरी कोड है वो उसी को मशीन कोड भी कहते हैं। तो हर मशीन जो है वो हाई और लो वोल्टेज पे चलती है। हर डिजिटल मशीन, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 0 और हाई और लो वोल्टेज पे ही चलती है, इसलिए उसके जो कोड्स हैं उसे हम बाइनरी कोड्स कहेंगे, 1 और 0 अगर लॉजिकली देखा जाए तो वही बोल रहा है कि द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स द मशीन कोड्स ईजीली। 1 और 0 की जो कोड है उसे मशीन बहुत ही अच्छी तरह से आसानी से समझ लेता है, क्योंकि वही उसका नेटिव कोड है। जैसे हम अगर हिंदी बोलने वाले हैं तो हम हिंदी बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। एक अंग्रेज़ जो है वो अंग्रेज़ी भाषा काफ़ी आसानी से समझ लेता है, लेकिन वहीं पे उसे अगर स्वाहिली भाषा जो साउथ अफ्रीका की भाषा है वो अगर सुनाई जाए तो उसे बहुत ही कठिनाई होगी। इस तरह से मशीन कोड जो है वो एक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की नेटिव कोड होता है, नेटिव लैंग्वेज उसका होता है, इसलिए वो आसानी से समझ जाता है। इट डज़ नॉट नीड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, इसे और दोबारा बदलने की ज़रूरत इनटू एनी अदर फॉर्म, और किसी दूसरे फॉर्म में बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हमें अगर स्वाहिली नहीं आती है तो हम अगर पहले हिंदी में बोलेंगे, फिर हमारे हिंदी के कोड को स्वाहिली में चेंज किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा, तब जाकर वो जो स्वाहिली बोलता है वो समझेगा, फिर वो अपनी बात को स्वाहिली में बोलेगा, उसे वापस कन्वर्ट हिंदी में करना पड़ेगा, तब मैं समझूंगा। तो इस तरह से ये मशीन के साथ भी होता है। अगर मशीन को हाई लेवल लैंग्वेज में कमांड दिया जाए तो वो हाई लेवल लैंग्वेज पहले लो लेवल में कन्वर्ट होती है और फिर वो मतलब मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट होती है, फिर मशीन उसे समझता है और उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूट कमांड को करता है। तो लेकिन मशीन कोड में अगर हम कमांड देते हैं तो उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी पहले से मशीन कोड में है, इसलिए मशीन जो है उसे यानी कंप्यूटर भी जो है वो उसे बड़ी आसानी से तुरंत समझ जाता है। और द ओनली एडवांटेज ऑफ दिस लैंग्वेज इज़ दैट द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स फास्टर। सबसे ज़्यादा जो इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि चूँकि ये 0 और 1 या मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर की अपनी नेटिव लैंग्वेज होती है, अपनी भाषा होती है,
इसीलिए वो बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट करता है। इज़ डायरेक्टली ऑपरेटेड बाय द CPU, और CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसे डायरेक्ट एग्जीक्यूशन फॉर्मेट में, एग्जीक्यूटिव फॉर्मेट में बदल देता है और प्रोग्राम तुरंत रन करने लगता है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज नो डाउट वो काफ़ी फास्ट है, सबसे फास्ट है, और मशीन उसे काफ़ी आसानी से समझता है। लेकिन मशीन आसानी से समझता है पर ह्यूमन उसे आसानी से नहीं समझते, तो इसीलिए एक ह्यूमन के लिए मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना या कमांड देना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, उसे सिर्फ एक्सपर्ट लोग ही सकेंगे। तो ये जो लिमिटेशंस फिर क्या हैं मशीन लेवल लैंग्वेज के, तो द यूज़र नीड्स टू रिमेंबर ऑल द इंस्ट्रक्शन कोड्स। सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्यों हर कोड जो है वो 0-1 में होती है, इसलिए यूज़र को जो है या तो उसका चार्ट बना कर रखना पड़ता है, अपने आँखों के सामने टांग कर रखना पड़ता है, और हर बार उसे चार्ट से देख कर कमांड देना पड़ता है। अदरवाइज़ उसे काफ़ी कोड जो है वो इंस्ट्रक्शन कोड 0 और 1 के फॉर्मेट में होते हैं, तो उसे काफ़ी कोड जो है वो याद रखने पड़ते हैं। दूसरा लिमिटेशन क्या है? द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इज़ डिफ़िकल्ट। अब 0-1 में है, सब कुछ 0-1 में है। 2 + 2 = 4 अगर लिखा हुआ है तो 2 भी 0-1 में है, प्लस साइन भी 0-1 में है। अगेन 2 इज़ इन 0-1 फॉर्मेट, एंड अगेन इक्वल टू साइन इज़ ऑल्सो इन द 0-1 फॉर्मेट, एंड द आंसर गिवन बाय द कंप्यूटर बैक इज़ ऑल्सो गिवन इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। तो वो भी 0 और 1 में, सब कुछ 0-1 के फॉर्म में रहता है। अब आप बताइए कि अगर कहीं गलती हो जाए तो उसे ढूंढना, अगर चलिए 4-5-10 लाइन की प्रोग्रामिंग है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो प्रोग्रामिंग अगर हज़ारों लाइन की रहे तो आप कैसे ढूंढ पाएंगे? वहाँ तो आपको सिर्फ आँखों में आपके चारों ओर, दिमाग में आपका 0 और 1 ही बैठ जाएगा, आप सपने भी देखेंगे तो 0 और 1 ही नज़र आएंगे आपको। तो इसलिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा उसका, अगर एरर हो जाए तो काफ़ी उसे डिटेक्ट करना उस एरर को काफ़ी मुश्किल होगा। इट इज़ ए मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हर मशीन की जो बनावट है, उसका जो आर्किटेक्चर है वो अलग अलग किस्म का होता है। जैसे हम जो मशीन जनरली घर में यूज़ करते हैं उसे 86 मशीन कहते हैं, और 86 मशीन में एक कैरेक्टर या कुछ भी आप इनपुट करते हैं, जैसे 2 इनपुट करते हैं तो 2 को 8 बिट्स के फॉर्मेट में लिखा जाता है, जिसे ASCII फॉर्मेट कहते हैं। बहुत सारे मशीन ऐसे हैं, जैसे अल्फ़ा मशीन है उस, या पावर PC है, ये सारे के आर्किटेक्चर अलग अलग होते हैं। रिस्क मशीन है, उनके भी आर्किटेक्चर अलग होते हैं। कहने का मतलब वहाँ पे जैसे 86 मशीन जो हम लोग यूज़ करते हैं घरों में साधारण लैपटॉप डेस्कटॉप के तौर पर, तो वहाँ पे जो कोई भी डाटा है, मान लीजिए अगर 2 है तो उसे 8 बिट के कॉम्बिनेशन में दिखाया जाता है। लेकिन एक रिस्क मशीन या अल्फ़ा मशीन में हो सकता है वो 7 बिट का ही हो। किसी पावर PC मशीन में हो सकता है वो BCD फॉर्मेट में हो, ASCII फॉर्मेट में नहीं हो। हम लोगों की मशीन में तो ASCII फॉर्मेट में रहती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इस फॉर्मेट में रहती है। लेकिन अगर जो कोई अल्फ़ा मशीन या पावर PC मशीन है उसमें हो सकता है कि वो BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्मेट में हो सकता है वो कोड हो, वही 2 उस 2 को लिखा जाए। तो इस तरह से अलग अलग जो आर्किटेक्चर की मशीनें होती हैं उसमें मशीन लेवल का जो लैंग्वेज होगा वो अलग अलग किस्म का होगा। 86 के लिए 8 बिट का एक कैरेक्टर बनेगा, रिस्क मशीन के लिए बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्मेट में एक बनेगा। वो कितना का रहेगा, 7 बिट्स का रहेगा या 6 बिट्स का या 12 बिट्स का, वो मशीन के जो बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर हैं वो जानते होंगे। तो इस तरह से जो कमांड आपके मशीन में चलेगा वही मशीन कोड दूसरे मशीन में नहीं चलेगा, क्योंकि उसका आर्किटेक्चर अलग है। हाँ, अगर उसका आर्किटेक्चर सेम है तो चलेगा। जैसे आपका 86 मशीन है और आप कोड ले आकर किसी दूसरे मशीन में चलाना चाहते हैं, वो भी 86 मशीन है, तो आपका कोड नो डाउट आराम से रन करेगा। लेकिन आप जिस कंप्यूटर में काम कर रहे हैं वो 86 मशीन है, और जहाँ पे आप ले जाकर उसे रन कराना चाहते हैं वो मशीन अल्फ़ा मशीन है, अल्फ़ा आर्किटेक्चर की, तो ये कोड वहाँ पे नहीं चलेगा। तो ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज है जिस मशीन की है उसी मशीन में, जिस आर्किटेक्चर की मशीन है यानी जिस आर्किटेक्चर का कंप्यूटर है उसी कंप्यूटर में ये मशीन लैंग्वेज आसानी से चलेगा। दूसरे मशीन में चलाने के लिए आपको वापस फिर से कोडिंग करनी पड़ेगी उस मशीन के आर्किटेक्चर के मुताबिक।
कहने का मतलब है कि अगर इस मशीन में आपने 8 बिट के एक एक कैरेक्टर लिख करके प्रोग्रामिंग किया है और जिस मशीन में आप ले जा रहे हो वहाँ पे मान लीजिए 7 बिट का एक एक कैरेक्टर होता है, तो आपको सारा प्रोग्रामिंग फिर से 7 बिट के कोडिंग में करना पड़ेगा, तब जाकर वो रन करेगा। तो इस तरह से ये डिपेंडेंट हो जाता है, यानी एक मशीन दूसरा, एक आर्किटेक्चर का कोड दूसरे आर्किटेक्चर में नहीं चल सकेगा। तो ये एक मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होता है। अब आगे चलते हैं हम लोग असेंबली लैंग्वेज। अगला जो लो लेवल लैंग्वेज होता है वो है असेंबली लैंग्वेज। तो ये जो मशीन लैंग्वेज में ये जो दिक्कत थी कि बार बार आपको हर कोड 101 में देना पड़ता है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये सोचा कि क्यों ना जो मेन जो कोड हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब के जो कोड हैं उनको जो है एक 3 कैरेक्टर का एक निमोनिक दे दिया जाए, मतलब एक सिंबल दे दिया जाए। तो उन ऐसे करके उन्होंने फिर एक जो है सारे 0101 का जो कोड है उसको 3 कैरेक्टर का नेम देना शुरू किया और उसमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ। तो इस तरह के जो कोड को असेंबल किया गया निमोनिक्स में या 3 कैरेक्टर के कोड्स में, इसलिए उनको कहा जाने लगा असेंबली लैंग्वेज। तो अगला हम लोग देखेंगे असेंबली लैंग्वेज। ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज है। ए लैंग्वेज इन विच द इंस्ट्रक्शंस आर कोडेड इन टर्म्स ऑफ निमोनिक्स। निमोनिक्स इसे ही कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप नीचे में ले ले एग्जांपल, जैसे LDA। तो यहाँ LD जो है एक निमोनिक है जिसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोड। तो LD का मतलब लोड। तो यहाँ पे जो A लिख रहे हैं इसका मतलब A के वैल्यू को लोड कीजिए मेमोरी में। हम ये कंपाइलर को या मशीन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। लोड A मतलब A के वैल्यू को लोड कीजिए। कहाँ पे लोड कीजिए? मेमोरी में लोड कीजिए। अगेन नीचे है लोड B, तो यानी B के वैल्यू को लोड कीजिए। फिर है ऐड A एंड B, इसका मतलब होता है A और B के वैल्यू को ऐड कीजिए। तो ये अगर मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखा होता तो ऐड के लिए भी 0101 कॉम्बिनेशन लिखना पड़ता, A के लिए भी लिखना पड़ता, कॉमा के लिए भी लिखना पड़ता और B के लिए भी 01 में ही लिखना पड़ता, तो काफ़ी मुश्किल होता। तो अब जो है ये कोडिंग जो दे दिया गया, तो इससे निमोनिक्स जो दे दिए गए, तो इससे जो है काफ़ी आसान हुआ, लेकिन उतना भी आसान नहीं हुआ। तो निमोनिक्स एंड ऑपकोड्स, ऑपरेशन कोड्स, ऑपकोड्स मतलब ऑपरेशन कोड्स, इज़ नोन एज एन असेंबली लैंग्वेज। इसे फिर चूँकि ये बहुत से कमांड का एक असेंबली था, इसलिए असेंबली लैंग्वेज इसे नाम दिया गया। द निमोनिक्स आर द एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। और जो निमोनिक्स होते थे वो पूरे फुल कमांड का एक एब्रीविएटेड फॉर्म होता था। जैसे हम लोग बोलते हैं IIT में, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसी तरह से LD, मतलब उन्होंने देखा कि लोड जो है वो ज़्यादा कैरेक्टर का हो जाता है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में LD कर दिया गया। जैसे आप लोग 9th-10th में आप पढ़ते होंगे केमिस्ट्री में जो कमांड, जैसे क्रोमियम का CR, कॉपर का CU, बस उसी तरह से निमोनिक्स उसका बना दिया गया। तो यूज फॉर राइटिंग ए प्रोग्राम, तो इनको ही यूज़ किया जाने लगा अब 01 की जगह पे। Whereas opcodes are the numeric codes of the instructions that are actually fed to the computer for execution। और opcode, तो ये तो हो गए निमोनिक्स यानी कमांड, और ऑपकोड्स जो होते थे जो उसके बाद लिखा जाता था, जो वेरिएबल के फॉर्म में, कॉमा के फॉर्म में, उसे हम ऑपकोड्स कहते थे। उसका जो मतलब, इसका कहने का मतलब, जो लोड A हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, उसका एक बाइनरी फॉर्म कहें या हेक्साडेसिमल फॉर्म वो मेमोरी में आता था, उसे कहा जाता था ऑपकोड्स, ऑपरेशन कोड्स। यानी लोड A, इसको मेमोरी में जब रखा जाता था तो यूज़र तो देखता था, लिखता था लोड A, लेकिन मेमोरी में वो रिज़र्व होता था, सेव होता था 3B के रूप में। ये 3B जो है ये हेक्साडेसिमल डिजिट है। हेक्साडेसिमल मतलब जिसमें 16 डिजिट्स यूज़ होते हैं। जैसे हमारे डेसिमल में 10 डिजिट्स यूज़ होते हैं, 0 to 9, उस तरह हेक्साडेसिमल में 0 to F तक यूज़ होता है 16 डिजिट्स। उसमें से 9 तक तो नॉर्मल डिजिट्स रहता है, उसके बाद जो 10, 11, 12 के लिए, उसके लिए ABCDE ऐसे करके 15 तक जाता है। तो ABCDEF, तो 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ABCDEF, ये सारे मिलाकर के 16 जो डिजिट हैं वो मिल करके हेक्साडेसिमल डिजिट बनाते हैं। तो उसी फॉर्म में ये 3B है। तो ये जो आपका कमांड है लोड A, वो मेमोरी में 3B के फॉर्म में सेव होता है।
तो इतना इंटरनल जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप खाली जान लें, से सुन लें एक बार। द इंस्ट्रक्शंस इन असेंबली लेवल लैंग्वेज आर रीडेबल टू सम एक्सटेंट एज़ कम्पेयर टू मशीन लेवल लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज से तो काफ़ी आसान हो गया ये। अब अगर मशीन लैंग्वेज में ऐड ए कॉमा बी लिखना रहता तो ऐड भी 01 में, ए भी 01 में, कॉमा भी 01 में और बी भी 01 में लिखना पड़ता। लेकिन यहाँ तो कम से कम एक कुछ तो रीडेबल फॉर्मेट है, कुछ तो समझ में आ रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज में है तो ये थोड़ा आसान हो गया। बिलो आर सम निमोनिक्स एंड ऑफ कोड्स इलस्ट्रेटेड फॉर योर रेफरेंस। यहाँ पे आप कुछ ऑफ कोड्स जो हैं और निमोनिक्स जो हैं आपको दे दिए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो जैसे आप कुछ तो समझा ही दिया मैंने, और इस तरह से काफ़ी है। और जैसे STC, ये STC जो है इसका मतलब है स्टोर सी वेरिएबल, सी इसको स्टोर करना है। कमांड हॉल्ट, HLT हॉल्ट मतलब आप समझते हैं, हॉल्ट मतलब किसी को रोकना, उसको हॉल्ट बोलते हैं। तो मशीन जो है इससे स्टॉप हो जाता है, रुक जाती है मशीन, मतलब प्रोग्रामिंग रुक जाती है, तो इसलिए ये HLT कमांड है, हॉल्ट। तो इस तरह से फुल फॉर्म के कुछ कैरेक्टर्स लेकर के उसके निमोनिक्स बनाए गए, और इसे ही असेंबली लैंग्वेज, इसके जो एक पूरे असेंबली को, इस तरह के कमांड्स का जो टोटल असेंबली होता था, मतलब इस तरह के कमांड के जो ग्रुप होता था, उस ग्रुप को ही कहा जाता था असेंबली लैंग्वेज। तो ये मशीन लैंग्वेज तो काफ़ी आसान हुआ, लेकिन फिर भी उतना आसान नहीं हुआ। द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन असेंबली लैंग्वेज आर नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। अब ये देखने में हमारे लिए, यूज़र के लिए तो आसान होने लगा, लेकिन मशीन तो वो डायरेक्ट 01 समझता है, तो उसके लिए अब ये जो है समझना थोड़ा कठिन हो गया। तो इसीलिए क्या हो जाता था कि अब इस कोड को जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत महसूस होने लगी, क्योंकि ये कमांड तो डायरेक्ट मशीन रन नहीं कर पाएगा, तो इनको वापस पहले फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा 01 में। तो उस कन्वर्जन के लिए जो है हैंस ए ट्रांसलेटर इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन कोडेड इन द असेंबली लेवल लैंग्वेज। अब ये असेंबली लैंग्वेज के जो कोड्स हैं, इनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ने लगी, जो प्रोग्राम इन कोडों को 01 में कन्वर्ट करेगा। तो वैसे प्रोग्राम को एंड टू इट्स इक्विवेलेंट मशीन कोड विच इज़ नोन एज द असेंबलर। तो ये जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो इन कोडों को, निमोनिक्स को 01 में कन्वर्ट करता है, इन जो निमोनिक्स है यानी असेंबली लैंग्वेज के जो कमांड हैं, उनको जो प्रोग्राम, जो सॉफ्टवेयर 01 में कन्वर्ट करता है, उसे हम असेंबलर कहते हैं। असेंबलर जो है ये कोई मशीन नहीं है, ये कोई डिवाइस नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो आप बोलेंगे कि अब फिर जब ये खुद ही सॉफ्टवेयर है और खुद ही कमांड को डिकोड करता है 01 में, तो फिर ये इसे किस लैंग्वेज में लिखा गया होगा? तो जिस समय स्टार्टिंग के समय में तो इसे मशीन लैंग्वेज में लिखा गया था, बाद में फिर असेंबलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज में भी लिख लिए गए। तो पहल तो इसे मशीन लैंग्वेज में ही लिखा गया था। तो इस तरह से असेंबलर का क्या काम है, हम लोग असेंबली लैंग्वेज में कमांड देते हैं, वो किसे दिया जाता है, भेजा जाता है, या बीच में कौन उसे इंटरसेप्ट करता है, असेंबलर जो है। यानी ये हमारा जो कोड है असेंबली लैंग्वेज का, ये जो कोड है, ये कोड असेंबलर से होकर गुजरता है, फिर असेंबलर उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, मतलब 01 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करता, अब ये मशीन आराम से अंडरस्टैंड कर जाती है और एग्जीक्यूट करने लगती है। फिर इस तरह से असेंबलर का क्या काम है, असेंबलर का काम है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अब असेंबलर का क्या क्या एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज, अब असेंबली लैंग्वेज का एडवांटेज हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ ईजियर टू राइट एंड द इंस्ट्रक्शंस एज कम्पेयर टू मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज से तो काफ़ी आसान हो गया। द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इज़ ऑल्सो कंपेरेटिवली ईजियर। अब एरर डिटेक्शन मशीन लैंग्वेज की अपेक्षा जो है ज़्यादा आसान हो गया। द कोड कैन ईजीली बी मॉडिफाइड, और इसलिए अब कोड को जो है आसानी से, कहीं पर अगर दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ गई किसी कोड में, किसी लाइन में, तो तुरंत उसको मतलब उसको डिकोड करना या डिबग करना थोड़ा आसान हो गया। लेकिन फिर भी इसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, काफ़ी लिमिटेशंस हैं असेंबली लैंग्वेज में। क्या लिमिटेशंस हैं? इट इज़ ऑल्सो ए मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। ये भी मशीन डिपेंडेंट है, मतलब आर्किटेक्चर के हिसाब से उसका कमांड जो है या ऑप कोड जो होता है वो बदल जाता है। इसलिए अगर 86 का मशीन का जो असेंबली लैंग्वेज का कमांड है, असेंबली लैंग्वेज का जो कमांड है वो दूसरे आर्किटेक्चर के मशीन में नहीं चलेगा। और उसके बाद तो
इसके लिमिटेशंस भी कुछ हैं, तो लिमिटेशंस हैं ही, काफ़ी लिमिटेशंस हैं। नंबर एक, इट इज़ आल्सो ए मशीन डिपेंडेंट, तो ये भी मशीन डिपेंडेंट है, मतलब एक आर्किटेक्चर का असेंबली कोड दूसरे आर्किटेक्चर में नहीं चलेगा। आर्किटेक्चर ध्यान रखेंगे, आर्किटेक्चर एक मशीन से दूसरे मशीन में, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ एक आर्किटेक्चर के मशीन से दूसरे आर्किटेक्चर के मशीन में। अब ये मत आप बोलेंगे कि मेरे डेस्कटॉप में और मेरे फ्रेंड के डेस्कटॉप में क्यों नहीं रन करेगा, वहाँ तो रन करता है सर। तो ऐसा आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपके दोनों के डेस्कटॉप एक ही आर्किटेक्चर के हैं। आपका भी डेस्कटॉप 86 मशीन है, उनका भी 86 मशीन है, तो दोनों का तो आर्किटेक्चर सेम ही है। मशीन अलग रहने से क्या होगा, आर्किटेक्चर अलग होना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आर्किटेक्चर अलग है तभी रन नहीं करेगा, तो वो इस तरह से मशीन डिपेंडेंट हो जाता है। मशीन यहाँ पे बोलना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा ये वर्ड मशीन डिपेंडेंट ना बोल करके कहा जाए आर्किटेक्चर डिपेंडेंट, अगर कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आर्किटेक्चर डिपेंडेंट, आर्किटेक्चर डिपेंडेंट कहा जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। द यूज़र नीड टू रिमेंबर ऑल द निमोनिक्स, यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, सारे निमोनिक्स को आपको याद रखना पड़ेगा, कमांड्स को, और या तो आप चार्ट बनाकर सामने में टांग लें। ए ट्रांसलेशन इज़ रिक्वायर्ड, ट्रांसलेटर भी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट असेंबली लैंग्वेज तो मशीन समझने वाला नहीं है, वो तो मशीन लैंग्वेज समझेगा 01 में। तो आप जो निमोनिक्स में कोड लिखेंगे, ऐड, सबट्रैक्ट, जैसे सबट्रैक्ट के लिए होता है सब, ये है निमोनिक्स। मल्टीप्लाई के लिए होता है मल, ये है निमोनिक्स। और आप इसे स्मॉल में, कैपिटल में, किसी में भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम की बात नहीं है। डिवाइड के लिए निमोनिक्स है डिव। तो इस तरह से आपका कमांड है। तो इस तरह से जो कमांड देंगे तो ये तो डायरेक्ट समझेगा नहीं मशीन, उसे 01 में कन्वर्ट करना था। 01 में कौन कन्वर्ट करेगा, एक ट्रांसलेटर। कौन सा ट्रांसलेटर, उस ट्रांसलेटर का क्या नाम है, तो असेंबलर। तो यानी असेंबलर चाहिए तभी हम असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यानी आपके मशीन में पहले से असेंबलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहनी चाहिए। तो जैसे असेंबलर जो है, फेमस कंपनीज असेंबलर के हैं, पहले चला करता था टासम, टर्बो असेंबलर जिसे कहा जाता था, टर्बो असेंबलर, टासम। फिर माइक्रोसॉफ्ट का जो असेंबलर था उसे कहा जाता था मासम, माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर। तो ये सब जो सॉफ्टवेयर है पहले आपके मशीन में इंस्टॉल रहना चाहिए, तभी जाकर आप असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करा पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो अब हम देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। हम अब जानते हैं, लो लेवल लैंग्वेज हम लोगों ने जान लिया, अब हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज, टू ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस, द एक्सपर्ट्स डेवलप्ड अनदर कैटेगरी ऑफ लैंग्वेजेस। अब हम लोगों ने देखा कि लो लेवल लैंग्वेज में कितने प्रॉब्लम्स थे, और वो मशीन डिपेंडेंट था, उसके कोड को याद रखना मुश्किल था, और उसके जो निमोनिक्स हैं वो सबके लिए संभव नहीं थे याद करने, और उसमें कोडिंग कंस्ट्रक्ट बनाना तो और भी मुश्किल हो सकता था। छोटे मोटे प्रॉब्लम के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ा प्रोग्राम बनाने में काफ़ी दिक्कत आ सकती थी। तो इसके लिए, इसको ओवरकम करने के लिए डेवलपर्स ने, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने एक दूसरे कैटेगरी के लैंग्वेज जो है वो आविष्कार उनका किया, विच आर प्रीफर्ड टू एज द हाई लेवल लैंग्वेजेस। और ये रेफर टू एज, और इनको जो है कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल इसलिए इस सेंस में कि ये जो हैं वो ह्यूमन रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल ज़्यादा थे, मतलब इसे ह्यूमन जो है अच्छा से अच्छी तरह समझ सकता था। और ह्यूमन के लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश में ही इसको बनाया गया था, इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स कमांड्स के द्वारा, इसीलिए इसे हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। जबकि वो जो थे वो मशीन के नज़दीक ज़्यादा थे, मतलब मशीन उसे ज़्यादा आसानी से समझ सकता था, ह्यूमन नहीं। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और मशीन को जो है समझाने के लिए उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो खैर फिर भी बड़े बड़े प्रोग्राम जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में काफ़ी आसान हो जाते हैं, इसलिए इनका जो आविष्कार किया गया।
These languages allow the user to write the instructions in simple English phrases and sentences. तो हाई लेवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे हम अपने जो एक ह्यूमन लैंग्वेज है इंग्लिश जैसे है उसके लैंग्वेज में ही हम कमांड को लिख सकते हैं और यानी सिंपल इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं। इट ऑल्सो यूजेस कॉमन इंग्लिश वर्ड्स, और ये जो है कॉमन इंग्लिश वर्ड्स जो हम अपने इसमें यूज़ करते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, उसमें वो उसी में से चुन करके कुछ कमांड्स जो हैं इस लैंग्वेज में डाल दिए गए हैं। एंड मैथमेटिकल सिम्बॉल्स, और जो मैथमेटिकल सिम्बॉल हम अपने दैनिक डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो इसमें डाले गए हैं। दस इट मेक्स द इंस्ट्रक्शंस ईजियर टू अंडरस्टैंड इन द यूजर्स नेटिव लैंग्वेज। इसलिए अब ये लैंग्वेज जो है वो यूज़र का नेटिव लैंग्वेज हो जाता है, क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज या तो हिंदी या तो इंग्लिश है, तो इंटरनेशनली इंग्लिश जो है वो सबका नेटिव लैंग्वेज, एक तरह से कम्युनिकेटिव लैंग्वेज माना जाता है। इसलिए इस मशीन को जो है इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्रामेबल बनाया गया। तो लैंग्वेज जो है वो ऐसे बनाए गए कि उनमें इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स जो है वो यूज़ किए गए और उन्हीं के द्वारा कमांड्स जो है तैयार किया गया। इट अलाउज ए यूज़र टू राइट द इंस्ट्रक्शंस इवन इफ ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द हार्डवेयर आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर। और इसमें जो है यूज़र वह अपना इंस्ट्रक्शन लिख सकता था बिना जो हार्डवेयर आर्किटेक्चर जाने, यानी मशीन किस आर्किटेक्चर का है ये जानने की ज़रूरत नहीं है। आप कमांड जो है एक ही कमांड सारे आर्किटेक्चर के लिए इक्वल यूजेबल रहता है। तो द प्रोग्रामर स्टाइल एंड कॉन्टेक्स्ट इज कंपैरेटिवली ईजियर टू लर्न। और प्रोग्रामिंग का जो स्टाइल है इसमें वो काफ़ी आसान है पहले जो लो लेवल यानी असेंबली लैंग्वेज और जो मशीन लैंग्वेज था उसके मुकाबले में। The entire code focuses on the specific program to be created। और सारा कोड जब आपको लैंग्वेज जो है आपकी नेटिव लैंग्वेज मिल जाएगी तो आपका सारा फोकस प्रोग्राम पे ही रहेगा, लैंग्वेज को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और उसमें फोकस लैंग्वेज पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके वर्ड या मीनिंग की फोकस पर जो है वो उस कैसे याद रखें, कैसे उसे यूज़ करें, इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक सी प्लस प्लस जावा एंड पाइथन आर सम पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो ये लैंग्वेजेस जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस की सीरीज़ में है, क्योंकि इनमें जो कमांड है वो नॉर्मल इंग्लिश के ही कमांड को इसमें यूज़ किया गया। जो पहले ही मैंने आपसे कहा था कि हर लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स इंग्लिश के ही ले लिए गए हैं और उन्हीं कीवर्ड्स के अंदर ही आपको प्रोग्रामिंग करनी है। जैसे सी प्लस में सी में 32 कीवर्ड्स ही हैं इंग्लिश के, बस उसी में ही पूरा सी प्रोग्राम चलता है। सी प्लस प्लस में 63 कीवर्ड्स हैं या इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिन्हें कमांड के तौर पर ले लिया गया है और उन्हीं 63 कीवर्ड्स के सहारे ही आपको पूरी प्रोग्रामिंग करनी होती है। जावा में भी इसी तरह से कीवर्ड्स इंग्लिश से ही लिए गए हैं और उन्हीं के अंदर आपको प्रोग्रामिंग करनी है। पाइथन में तो और भी कम है, उनमें तो नेचुरली जो है वो सी से भी कम है। 31 कीवर्ड्स ही हैं इंग्लिश के जिससे पाइथन बना है और उसी को यूज़ करके हम पाइथन का प्रोग्रामिंग करते हैं। चलिए अब इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के। नो डाउट इसके एडवांटेज काफ़ी हैं। चलिए तो इट इज़ ए मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अब ये क्या हो गया कि ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट हो गए। कहने का मतलब है कि आप 86 मशीन में कमांड दें, सी का, सी प्लस प्लस का, जावा का, या अल्फ़ा मशीन में दें, आप पावर पीसी मशीन में दें या रिस्क मशीन में दें, किसी में भी दें, एक ही कमांड सारी जगह पे अच्छी तरह से काम करेगा। आपको कोई उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। द इंस्ट्रक्शंस कैन बी रिटन यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स एंड फ्रेजेस। वो तो पहले हमें पता है कि जो भी कमांड इसमें दिए गए हैं वो इंग्लिश वर्ड से ही लिए गए हैं। जैसे प्रिंट कमांड, इंट कमांड, फ्लोट कमांड, आपका इफ़ कमांड, एल्स कमांड, कंटिन्यू कमांड, ब्रेक कमांड, ये सारे क्या है, नॉर्मल इंग्लिश के कमांड है। यही सब यूज़ करके ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बने हैं। इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप द प्रोग्राम लॉजिक। तो चूँकि लैंग्वेज जो है हमारी अपनी नेटिव लैंग्वेज है, डेली यूज़ की लैंग्वेज है, इसलिए हम उसमें लॉजिक बनाना ज़्यादा आसान होता है हमें। द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इज़ ईजियर। अब नॉर्मल इंग्लिश है तो उसमें एरर डिटेक्ट करना भी काफ़ी
आसान होता है, काफ़ी जल्दी हम एरर को डिटेक्ट कर पाते हैं। और बड़े बड़े प्रोग्राम्स में भी हज़ारों हज़ार लाइन की प्रोग्राम जो रहती है उसमें भी हम एरर डिटेक्ट आसानी से कर सकते हैं। फिर भी सब में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज तो रहता ही है, तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इट रिक्वायर्स ए ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। तो ये तो होना ही है, जब असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर चाहिए एक ट्रांसलेटर के तौर पर, तो ये जो लैंग्वेजेस हैं इनको भी कुछ ना कुछ ट्रांसलेटर चाहिए, क्योंकि ये तो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर तो लगेगा ही। The machine code of high-level instructions might be less efficient than the machine code generated from assembly level instructions. अब नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में जो कन्वर्टर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, उस सॉफ्टवेयर को भी तो किसी आदमी ने ही लिखा होगा। तो अब वो एकदम 100% जो एक्यूरेट ही होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इसके द्वारा जो मशीन कोड बनेगा, वो मशीन कोड जो है वो काफ़ी मशीन कोड जो है वो उतना नज़दीक असेंबली मशीन लैंग्वेज के उतना 100% कंपैटिबल नहीं भी हो सकता है, जितना कंपैटिबल असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस जो थे वो थे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद। यानी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में बनाने से वो ज़्यादा सही और ज़्यादा एक्यूरेट होता था। हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन कोड में बदलने से वो हो भी सकता है, नहीं भी, मतलब उसमें पार्शली एरर भी रह सकता है। One of the major disadvantages of high level languages is that the machine cannot understand this language directly. तो ये तो सबसे मेजर डिसएडवांटेज है कि हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन ज़्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकता है, तो मशीन उसके उल्टा मशीन जो है उसे नहीं दिक्कत होगी, उसको डायरेक्ट वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत चाहिए। ये मशीन अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लेवल लैंग्वेज, क्योंकि मशीन जो है वो तो 0-1 समझता है, और ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो तो ABCD में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि वो 0-1 समझता है, यहाँ लिखा हुआ ABCD में, तो मशीन को समझने में दिक्कत होगी। अब ABCD को जो है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 0-1 में। Hence, we need to convert the instructions written in high level language into their equivalent instructions. और इसीलिए मशीन इंस्ट्रक्शंस के इक्विवेलेंट जो होता है नॉर्मल इंग्लिश के कमांड को मशीन लेवल में कन्वर्ट करना ज़रूरी हो जाता है। इन मशीन लेवल लैंग्वेज यानी किस में कन्वर्ट करना होता है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। हाई लेवल लैंग्वेज के यानी हाई लेवल लैंग्वेज के हर कमांड को, जैसे आपने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रिंट कमांड दिया या प्रिंट लाइन जावा में कमांड दिया, तो उस प्रिंट लाइन को आपको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मशीन समझ पाएगी, कंप्यूटर समझ पाएगी। तो उसका वो काम कौन करता है, तो ट्रांसलेटर या कन्वर्टर करता है। तो वो कन्वर्टर आपके मशीन में इंस्टॉल होना चाहिए, सो दैट दे कैन बी ऑपरेटेड अपॉन बाय द CPU, ताकि CPU अपना उसमें कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग का काम कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। The translators language processors used to perform above mentioned tasks are referred to as कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। तो जैसे हमने देखा था कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाले जो सॉफ्टवेयर था वो या ट्रांसलेटर था, उसे कहा जाता था असेंबलर। तो उसी तरह से जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं वो अधिकतर या तो कंपाइल्ड टाइप के लैंग्वेज होते हैं या तो इंटरप्रेटेड टाइप के लैंग्वेज होते हैं। तो उनके कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए या तो कंपाइलर्स नाम की सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी या तो इंटरप्रेटर्स नाम के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ दीज ट्रांसलेटर्स। अब हम लोग कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स, ये जो ट्रांसलेटर्स हैं हाई लेवल लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स, इनको समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब हम जानेंगे कि कंपाइलर किसको कहते हैं और इंटरप्रेटर किसको कहते हैं। दोनों ही क्या हैं, दोनों ही ट्रांसलेटर हैं। दोनों ही क्या हैं, दोनों ही ट्रांसलेटर हैं, लेकिन कैसे काम करते हैं वो हम लोग जानेंगे इसमें। ट्रांसलेटर्स हैं। ए प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड, बाइनरी कोड। एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, मशीन कोड में।
यानी बाइनरी यानी 0-1 में, सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग, ताकि कंप्यूटर या CPU जो है उस कमांड को समझ सके और उसे प्रोसेस कर सके। इफ़ द प्रोग्राम कंटेंस एनी एरर, अगर प्रोग्राम में कोई एरर होता है, देन इट मस्ट बी करेक्टेड बाय सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, तो उसे जो है सुधार कर, उसमें सुधार होना चाहिए, उसे सुधार करने की ज़रूरत पड़ती है। द कन्वर्जन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, जिसे हम सोर्स कोड भी कहते हैं, टू मशीन लेवल लैंग्वेज दैट इज़ बाइनरी कोड कैन बी डन इन 2 वेज। अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेज जो कि नॉर्मल इंग्लिश में लिखा रहता है, उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में यानी 0-1 में कन्वर्ट करने के 2 तरीके हैं। आइदर बाय यूजिंग ए कंपाइलर, यानी एक कंपाइलर नाम का ट्रांसलेटर या सॉफ्टवेयर यूज़ करके, और एन इंटरप्रेटर या इंटरप्रेटर यूज़ करके, इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर यूज़ करके। अब कंपाइलर किसे कहते हैं? ए सॉफ्टवेयर दैट एक्सेप्ट्स द होल प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इट्स इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज इज नोन एज कंपाइलर। कंपाइलर किसको कहेंगे? जो पूरे प्रोग्राम को नॉर्मल इंग्लिश में या हाई लेवल लैंग्वेज में एक्सेप्ट करता है और उसी के इक्विवेलेंट 0-1 में उसको कन्वर्ट कर देता है, यानी मशीन लेवल में लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, तो उस तरह के सॉफ्टवेयर को कहते हैं कंपाइलर। ये पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में रीड करता है, पहले पूरे प्रोग्राम को रीड करने के बाद पूरे प्रोग्राम को वो 0-1 में कन्वर्ट करना शुरू करता है, और पूरे प्रोग्राम को 0-1 में कन्वर्ट करने के बाद उसका एग्जीक्यूशन शुरू कर देता है, तो उसे हम कहते हैं कंपाइलर। यानी पूरे प्रोग्राम को एक बार में रीड करता है और उसे कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, यानी 0 और 1 में। अब इंटरप्रेटर किसे कहते हैं? चलिए, द प्रोग्राम which the compiler uses for conversion is known as the source program। तो चलिए अभी हम इंटरप्रेटर बाद में देखते हैं, पहले इसमें और भी जो ये हैं इसकी ज़रूरत है कंपाइलेशन के लिए, वो देख लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कंपाइलर यूजेज फॉर कन्वर्जन, कंपाइलर जो है यूज़ करता है प्रोग्राम को, जिस प्रोग्राम को कंपाइलर कन्वर्ट करता है 0-1 में, उस प्रोग्राम को कहा जाता है सोर्स कोड। मान लीजिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें 2 नंबर हमने यूजर से लिए और उससे दोनों को ऐड करके और शो किया। तो एक प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का जो सोर्स कोड हमने किसी भी लैंग्वेज में लिखा, या तो जावा में, या तो सी, या तो C++ में, या तो बेसिक में, या तो पाइथन में, तो जिस लैंग्वेज में भी हमने उसको कोड किया कि 2 नंबर इनपुट लेना है और दोनों को ऐड करके और उसे स्क्रीन पे दिखाना है, तो इस प्रोग्राम को कहेंगे हम लोग सोर्स कोड। ठीक है, द प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज, और जब उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसे ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। यानी हम लोग जो नॉर्मल इंग्लिश में जो प्रोग्राम को लिखते हैं उसे कहते हैं सोर्स कोड, और जब उसे कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में यानी 0-1 में, तो उस 0-1 को कहेंगे, 0-1 का प्रोग्राम को कहेंगे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड। यानी एक सोर्स कोड को कंपाइल करने के बाद वो ऑब्जेक्ट कोड में बदल जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपको इतनी अच्छी तरह से मैं इसमें समझाऊंगा कि आपको और दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो थोड़ा धैर्य रख कर ज़रूर देखेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे वो जो इसके हम लोग डायग्राम से समझते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो उसमें सोर्स प्रोग्राम जो है उसमें डाला जाता है, और वो क्या करता है, कंपाइलर जो है में फीड किया जाता है उस कोड को, और वो कंपाइलर फिर उसे बदल देता है मशीन कोड में, यानी 0 और 1 में। यानी हम जो यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में जो सोर्स कोड प्रोग्राम लिखते हैं वो नॉर्मल इंग्लिश में रहता है। किस में रहता है? इंग्लिश में। ये होता है नॉर्मल इंग्लिश, और ये ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो है ये कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर भी हो सकता है। तो कंपाइलर जो है उसे एक बार में ही सारा सोर्स कोड को रीड कर लेता है और उसे कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं।
A compiler is designed exclusively to convert a program written in a specific high level language. Compiler जो है वो ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया जाता है पूरे हाई लेवल लैंग्वेज के एक पूरे प्रोग्राम को रीड करके और उसे ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। मशीन लेवल लैंग्वेज को यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज का कंपाइलर जब कन्वर्ट कर देता है तो उसके मशीन लेवल लैंग्वेज को, उस कन्वर्टेड मशीन लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं, वो पहले ही हम लोगों ने पढ़ा। यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया हुआ जो कोड है उसे ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे। दिस मीन्स दैट ईच हाई लेवल लैंग्वेज वुड रिक्वायर ए सेपरेट कंपाइलर फॉर कन्वर्जन। अब हर लैंग्वेज का अपना स्टाइल, अपना सिंटैक्स होता है, अपना ग्रामर, अपना स्टाइल होता है, तो इसलिए हर लैंग्वेज के कंपाइलर जो है वो सभी लैंग्वेज के कंपाइलर एक ही नहीं हो सकते हैं। जिस लैंग्वेज का कंपाइलर होता है उसे उसी लैंग्वेज का कंपाइलर कहते हैं। जैसे सी का कंपाइलर, सी प्लस प्लस का कंपाइलर, फोर्ट्रान का कंपाइलर, कोबॉल का कंपाइलर, ऐसे कहते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सी का कंपाइलर यूज़ करके और उसमें फोर्ट्रान का कमांड लिख देंगे तो वो उसे मशीन कोड में बदल देगा, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर आपने फोर्ट्रान लैंग्वेज में कमांड लिखे हैं या सोर्स कोड लिखा है तो उसे मशीन लेवल में कन्वर्ट करने के लिए आपको फोर्ट्रान का ही कंपाइलर यूज़ करना पड़ेगा। फोर्ट्रान, फॉर एग्जांपल, ए फोर्ट्रान कंपाइलर इज़ कैपेबल ऑफ ट्रांसलेटिंग ओनली फोर्ट्रान प्रोग्राम। तो फोर्ट्रान का जो फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। ये अधिकतर साइंटिफिक यूज़ में साइंटिफिक यूज़ के लिए होता है ये लैंग्वेज। तो फोर्ट्रान के प्रोग्राम को अगर आपको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो आपको किसका कंपाइलर यूज़ करना पड़ेगा? फोर्ट्रान का यूज़ करना पड़ेगा। सी का अगर आपने सोर्स कोड लिखा है तो किसका कंपाइलर यूज़ करेंगे? सी का। सी प्लस प्लस का करना है, जावा का और किसी जैसे पर्ल है उसका अगर करना है, कोबॉल है तो उसका अगर प्रोग्राम आप बनाएंगे तो कोबॉल का कंपाइलर यूज़ करेंगे। ए कंप्यूटर सिस्टम में हैव मोर देन वन कंपाइलर फॉर मोर देन वन हाई लेवल लैंग्वेज। अब एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा लैंग्वेज भी इंस्टॉल रह सकते हैं, इसलिए आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा कंपाइलर भी रह सकते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में सी है, सी प्लस प्लस भी है, आपका पाइथन भी है, पर्ल है, आपका फोर्ट्रान भी है, पास्कल भी है, तो ये सारे लैंग्वेजेस हैं तो उनके कंपाइलर भी हमको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द सॉफ्टवेयर which converts the instructions written in high level languages, और जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं into their equivalent instruction in machine level language line by line और statement by statement is known as the interpreter। तो अब जहाँ पे कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम को एक बार रीड करके और उसका मशीन कोड बना देता है या ऑब्जेक्ट कोड बना देता है, वहीं पे इंटरप्रेटर उस हम सॉफ्टवेयर को कहेंगे जो पूरे फाइल का एक बार में नहीं बनाता, पूरे सोर्स कोड का एक बार में मशीन कोड नहीं बनाता, वो लाइन बाय लाइन बनाता। मतलब एक लाइन रीड करता है उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, फिर दूसरा लाइन रीड करता है उसे फिर ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, फिर तीसरा लाइन रीड करता है उसे फिर ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। इस तरह से लाइन बाय लाइन वो एक एक लाइन करके कन्वर्ट करता जाता है, इसलिए इसे कहते हैं इंटरप्रेटर। तो इस तरह के जो प्रोसेस है उसे इंटरप्रिटेशन कहते हैं, इसीलिए वो ऐसे काम करने वाले सॉफ्टवेयर को इंटरप्रेटर कहा जाता है। जबकि एक ही बार में पूरे सोर्स कोड को रीड करना और उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करना शुरू कर देना उसे कहते हैं कंपाइलेशन, तो इसीलिए उसके जो सॉफ्टवेयर है उसे कंपाइलर कहते हैं। चलिए आगे, इफ़ एन एरर इज़ फाउंड ऑन एनी लाइन, अब इस द एग्जीक्यूशन स्टॉप्स देयर टिल इट इज़ करेक्टेड। तो अब अगर लाइन बाय लाइन रीड करते समय जो इंटरप्रेटर अगर कहीं पे किसी लाइन में एरर मिलता है इंटरप्रेटर को, तो वहीं पे एग्जीक्यूशन वो रोक देता है प्रोग्राम का और फिर इंतज़ार करता रहता है कि कोई उसे करेक्ट करे। दिस प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर्स इज़ ईजियर बट द प्रोग्राम टेक्स मोर टाइम टू एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। ये तो काफ़ी आसान है, इसमें आसानी ये है कि आप कोड लिख दीजिए, एक बार में कोड आपने लिख दिया, आपको अब दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप रन कर दीजिए डायरेक्ट। अब लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट होती जाएगी, जहाँ तक कोड आपका सही रहेगा प्रोग्राम आपका वहाँ तक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जब वो एरर जहाँ पे आएगा वहाँ रुक जाएगा तो आप वहाँ एरर ठीक कर लीजिए, फिर आगे रन कीजिए। और इस तरह से इसमें ये तो आसानी होती है कि आपको पूरा कोड एक बार में कंपाइल नहीं करना पड़ता है, आप एक लाइन लिख करके उसको भी चला सकते हैं, एज ए प्रोग्राम रन कर सकते हैं।
लेकिन कंपाइलेशन में क्या होता है कि आपको पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, उसे पहले कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है कंपाइलेशन में, तब जब आप एग्जीक्यूशन करेंगे तो वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, पूरा प्रोग्राम रन करेगा। लेकिन अगर कंपाइलेशन फेज में ही आपके प्रोग्राम में एरर आ जाता है तो वो एग्जीक्यूट तो होगा ही नहीं, वो जब तक फुल्ली कंपाइल नहीं होगा तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कंपाइलर में ये प्रॉब्लम है। कहने का मतलब है कि आप कंपाइलर में पूरा प्रोग्राम बिना कंपाइल किए रन नहीं करा सकते प्रोग्राम को। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या है कि आपको पूरा प्रोग्राम कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने एक लाइन लिखा उसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं अगर वो लाइन सही है तो। लेकिन एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट करने में भी बहुत टाइम जो है वो बर्बाद होता है, तो इसलिए ये थोड़ा स्लो माना जाता है। एन इंटरप्रेटर इज़ जनरली यूज्ड इन माइक्रो कंप्यूटर्स। इसे माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है। इट हेल्प्स द प्रोग्रामर फाइंड आउट द एरर्स एंड करेक्ट देम बिफोर द कंट्रोल मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो इसमें वही है कि आपको प्रोग्रामर को हेल्प करता है फाइंड आउट द एरर्स, लाइन बाय लाइन एरर चेक करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। एक लाइन अगर सही निकल गया तो वो एग्जीक्यूट होगा, अगला लाइन में कोई एरर है तो वो रुक गया, अब वहाँ पे आप एरर को ठीक कीजिए, तब जाकर वो आगे कंपाइल करेगा, आगे वो रन करेगा। कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स आर बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। लेकिन ये दोनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कहे जाते हैं, क्योंकि ये कोई एप्लीकेशन नहीं होते हैं, बल्कि ये किसी एप्लीकेशन को तैयार करते हैं, इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं। विच आर आल्सो नोन एज द लैंग्वेज प्रोसेसर्स। तो ये लैंग्वेज का प्रोसेसिंग करते हैं, इसलिए लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी हम बोल सकते हैं इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंपाइलर इज़ कंपैरेटिवली फास्टर। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो कंपाइलर जो है वो कंपैरेटिवली फास्टर होता है देन द इंटरप्रेटर, बट समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू करेक्ट एरर्स सिंस इट डिस्प्लेज ऑल द एरर्स टुगेदर। अब आप पूरी प्रोग्राम को एक बार में ही कंपाइल करेंगे तो उसमें हर लाइन में अगर एरर है तो आपको कितने एरर ठीक करने पड़ेंगे वो भी आप समझ लीजिए। तो इस तरह से उसमें ये भी दिक्कत आती है कि अगर प्रोग्राम 10-12 हज़ार लाइन का हुआ तो आप अब अगर हर लाइन में अगर हर 5वें लाइन में भी अगर एरर है तो कम से कम आपको 1000 या 2000 एरर ही आपको आ जाएंगे, तो उनको भी हैंडल करना एक थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या है कि आप एक लाइन एग्जीक्यूट किए, अगर उसमें एरर है तो एक लाइन का ही एरर दिखाई पड़ेगा आपको, आप पहले उसको ठीक कीजिए फिर आगे बढ़ेगा प्रोग्राम आपका। फिर सेकंड लाइन आया, सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हुआ, उसमें भी अगर एरर है तो एक ही एरर दिखाई पड़ेगा, वो सेकंड लाइन का, फर्स्ट लाइन का तो आपने कर दिया ठीक। थर्ड लाइन तो अभी आया नहीं है, इसलिए थर्ड लाइन का एरर दिखाएगा नहीं। तो ये एक एक लाइन करके आता, तो ये आसानी उसमें होती है, डिबग करना ज़्यादा आसान होता है इंटरप्रेटर में। लेकिन वही है कि एक एक लाइन करने से हर लाइन में आप चेक करते हैं, हर लाइन में आप ये करते हैं तो आपको ज़्यादा जो है वो टाइम लेता है। तो इसमें क्या होता है कि इंटरप्रेटर में तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इंटरप्रिटेशन के लिए एक इंटरप्रेटर में फीड होता है, वो इंटरप्रेटर फिर उसे मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। इसे फिर हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ही कहते हैं। ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन ऐसा भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मली आप याद रखें कि अब आप जो प्रोग्रामिंग करेंगे तो सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड को कंपाइल या इंटरप्रेट करने पर जो बनता है उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। और ये ऑब्जेक्ट कोड मशीन लेवल लैंग्वेज का होता है, यानी 0-1 में होता है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, लगभग आपका हर माने एग्ज़ाम्स में या जो को जरूर पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन ए कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है। चलिए नंबर 1 है, इट कन्वर्ट्स द होल। कंपाइलर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द होल सोर्स प्रोग्राम इनटू ए ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एट वंस। कंपाइलर जो है एक बार में ही पूरे सोर्स प्रोग्राम को रीड करता है और पूरे सोर्स प्रोग्राम को एक बार में ही ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। अब बीच में अगर कहीं प्रॉब्लम आता है तो जितना भी प्रॉब्लम्स आते हैं पूरे सोर्स कोड में वो सारे प्रॉब्लम्स या एरर्स को एक बार में ही दिखाता है। आप एक बाय एक करके 1 बाय 1 करके उसे करेक्ट करिए और फिर से कंपाइल करिए, और जब तब तक कंपाइल करते रहिए जब तक वो फुल्ली एरर फ्री नहीं हो जाता है, तब आप उस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। इंटरप्रेटर में क्या है, इट कन्वर्ट्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम 1 लाइन एट ए टाइम। तो जहाँ कंपाइलर एक पूरा प्रोग्राम को एक बार में कंपाइल करता है, भले उसमें कितना ही देर क्यों ना लगे, इंटरप्रेटर एक लाइन को ही एक बार में कंपाइल करता है या इंटरप्रेट करता है। नंबर 2, इट डिस्प्लेज द एरर्स फॉर द होल प्रोग्राम टुगेदर आफ्टर द कंपाइलेशन।
और इसमें भी वही होता है, जब कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में कंपाइल करेगा तो सारे एरर्स एक बार में ही दिखाएगा, तो बहुत सारे एरर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जबकि इंटरप्रेटर एक बार में एक ही लाइन करता है, तो इसलिए जो एरर आता है वो भी एक लाइन का ही एरर आता है। तो इस तरह से ये दोनों में डिफरेंस है। और कंपाइलर्स में आप अगर बाय नेम जानना चाहें तो सी ये कंपाइलर है, फोर्ट्रान पहले ही देखा आपने, वो भी एक कंपाइलर है, पास्कल वो भी एक कंपाइलर है। फिर तो इस तरह से ये सब कंपाइलर हैं। कोबॉल कंपाइलर है। इंटरप्रेटर में है पाइथन आपका इंटरप्रेटर है, जावा ये भी एक इंटरप्रेटर है। जावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही है। और उसके बाद फिर और भी हैं लैंग्वेज जो कि इंटरप्रेटर जैसे काम करते हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब पहले तो हमने जाना कि लैंग्वेज कितने टाइप्स के होते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं वो वहाँ पे हम जानेंगे। यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेजेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। इन्हें 3 मेजर कैटेगरीज में बांटा गया है। एक स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज, एक प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज यानी जो नॉर्मल इंग्लिश कमांड से लिखे जाते हैं जो लैंग्वेज, उनमें उस तरह के जो लैंग्वेज होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड और प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज होते हैं जैसे डाटाबेस लैंग्वेजेस वगैरह होते हैं, जैसे ओरेकल, माइस्क्यूएल, इस तरह के जो लैंग्वेज होते हैं वो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड होते हैं। जबकि प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड जो होते हैं, जो नॉर्मल सी आपका सी हुआ, पाइथन हुआ, बेसिक हुआ, ये किस तरह के लैंग्वेज हैं, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड लैंग्वेज हैं। और उसके बाद और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में हैं आपके जावा, सी प्लस प्लस और आपका पाइथन, ये सब जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलिए तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें ये चैप्टर जो है इसका 50% मैं आज कंप्लीट कर देता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये कौन से लैंग्वेज होते हैं? द स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस यूजेज ए मॉड्यूलर अप्रोच टू इम्प्रूव द क्लैरिटी, क्वालिटी एंड द डेवलपमेंट टाइम ऑफ द प्रोग्रामिंग स्टेप्स। स्ट्रक्चर ओरिएंटेड जो लैंग्वेज होता है वो एक मॉड्यूलर अप्रोच ये करते हैं, अप्लाई करते हैं, यानी मॉड्यूल में उनका प्रोग्राम जो है मॉड्यूल में तोड़ देते हैं। टू इम्प्रूव द क्लैरिटी, यानी प्रोग्राम के जो चंक्स होते हैं, प्रोग्राम के लाइंस होते हैं, कुछ कुछ लाइंस को जैसे 500 लाइन, 200 लाइन, ऐसे उनको जो है मॉड्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं क्लैरिटी के लिए। एंड द डेवलपमेंट टाइम ऑफ द प्रोग्रामिंग स्टेप्स, और ताकि प्रोग्रामिंग स्टेप्स जो हैं, प्रोग्रामिंग एक फुल प्रोग्राम जो है कई स्टेप्स में बंट जाए और प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाए। इट यूजेज वेरियस logical structures like the structure of selective control flow, structure of looping block, structure of subroutines and functions etc. और इसमें इस मॉड्यूल में मॉड्यूलराइज करने के लिए, मॉड्यूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, रहता है उसमें। जैसे कि सेलेक्टिव कंट्रोल फ्लो, यानी जो प्रोग्राम का जो फ्लो है उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ कमांड होते हैं। फिर लूपिंग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कुछ सब रूटीन्स बनाए रहते हैं इस तरह से, या फंक्शंस रहते हैं। इस तरह से उनको जो है अलग अलग मॉड्यूल्स में बांट दिया जाता है। इस तरह के लैंग्वेज हैं जैसे एल्गोल, जिसे कि फुल फॉर्म एल्गोरिदमिक लैंग्वेज कहा जाता है, या पास्कल, ये भी एक इस तरह के लैंग्वेज है। आर एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, इन्हें जो हम स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं। Number 2 है procedure oriented programming languages. The procedure oriented approach allows the users to develop their logic by using a number of functions that would enhance the program's productivity. Procedure oriented approach जो है वो कैसा है, यूजर को जो है डेवलप देयर लॉजिक बाय यूजिंग नंबर ऑफ़ फंक्शंस। उसमें क्या होता है कि यूजर पूरे प्रोग्राम को कुछ जितने भी प्रोसेस उसमें होते हैं उन प्रोसेसेस में बांट देता है और हर प्रोसेस को एक फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, जैसे इनपुट लेना है तो वो एक इनपुट एक प्रोसेस है तो इनपुट का एक फंक्शन बना दिया। आउटपुट दिखाना है तो आउटपुट भी एक प्रोसेस है तो आउटपुट का एक फंक्शन बना दिया। फिर कैलकुलेशन, अगर किसी का एरिया का कैलकुलेशन करना है तो वो भी एक प्रोसेस है तो उसको भी एक फंक्शन बना दिया कैलकुलेशन का।
तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शन बनाकर और उनको लाइन बाय लाइन जो है प्रोग्राम में लिख दिया जाता है, जिससे ये एक प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्राम बन जाता है। Conventional programming using high-level languages such as BASIC, COBOL, FORTRAN, and C are commonly known as procedure-oriented प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पॉप लैंग्वेज। तो सी, बेसिक, ये सब फोर्ट्रान आदि जो है वो कैसे हैं, ये प्रोसीड्योर ओरिएंटेड लैंग्वेज हैं। यानी ऊपर से नीचे तक प्रोसीड्योर दर प्रोसीड्योर आपका प्रोग्राम आगे बढ़ता है। यानी एक प्रोसीड्योर, पहला प्रोसीड्योर आप क्या रखना चाहेंगे, तो उसके बाद आप कौन सा प्रोसीड्योर करना चाहते हैं, उसके बाद आप कौन सा प्रोसेस चलाना चाहते हैं। तो इस तरह से लाइन बाय लाइन प्रोसेस को आप फंक्शन के तौर पर लिख देते हैं और वो फंक्शन लाइन बाय लाइन उस प्रोग्राम में लिख देते हैं, बस वो प्रोसीड्योर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बन जाता है। Here a sample flow diagram is illustrated in to depict the procedural programming approach। यहाँ पे आप नीचे फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे मेन प्रोग्राम है, ये सब जो मेन प्रोग्राम है, अब उसमें पहला आपने प्रोसेस जो है उसके लिए एक फंक्शन बनाया फंक्शन 1, फिर दूसरे प्रोसेस के लिए आपने बनाया फंक्शन 2, तीसरे के लिए फंक्शन 3, चौथे के लिए फंक्शन 4, और इस तरह से आपने 8 फंक्शन बनाए कि आपके प्रोग्राम में टोटल 8 प्रोसेस होने वाले हैं। अब उसमें से कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फंक्शन 3 और 4 हैं वो फंक्शन 1 के ही हिस्सा हैं। यानी फंक्शन 1 का जो प्रोसेस है वो इतना बड़ा प्रोसेस है कि आपने उसे 2 छोटे छोटे अलग अलग फंक्शनों में तोड़ दिया, तो इस तरह से वो इसी के अंडर का फंक्शन हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि फंक्शन 5 जो है उसे फंक्शन 1 की ज़रूरत पड़ गई, तो उसने अपने अंदर ही फंक्शन 1 को भी कॉल कर लिया। फंक्शन 2 को फंक्शन 7 की ज़रूरत पड़ गई, तो उसने 7 को कॉल कर लिया। तो इस तरह से फिर 6 को ज़रूरत पड़ गई 4 की, तो उसने 4 को कॉल कर लिया। तो इस तरह से यहाँ फंक्शन, कोई भी फंक्शन एक दूसरे को कॉल कर सकता है और वो वहाँ से प्रोग्राम आपका जंप करके पुनः वहाँ पे चला। जैसे हम 7th फंक्शन तक चले गए, अब वहाँ से मेरा फंक्शन जो है वो फंक्शन 2 को कॉल करना चाहता है, तो मेरा प्रोग्राम जो है जंप करके फंक्शन 2 में चला जाएगा। ऐसे इसे जंपिंग भी इसको बोलते हैं। प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड पॉप बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस का लिस्ट होता है, यानी लाइन से वो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो फंक्शन के तौर पर लिखे जाते हैं टू फॉलो, एंड दीज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स नोन एज फंक्शंस। तो जो कमांड आप लिखते हैं, लाइन बाय लाइन कमांड लिखते हैं, उनको अगर आपने देखा कि ये कुछ कमांड जो है मिलकर एक खास काम को करने वाले हैं, तो आपने उसे एक नेम दे दिया जिसे हम फंक्शन कहेंगे। मान लीजिए प्रिंटिंग का फंक्शन है, प्रिंटिंग के लिए मान लीजिए 3 लाइन का कोड लिखना है, तो वो तीनों लाइन मिल करके एक फंक्शन आपने बना दिया, प्रिंट फंक्शन। फिर मान लीजिए इनपुट लेना है, इनपुट लेने के लिए 2 लाइन की ज़रूरत है, तो 2 लाइन मिलाकर या 3 लाइन के मिला करके आपने एक फंक्शन बना दिया इनपुट फंक्शन। तो इस तरह से जैसे जैसे आपको ज़रूरत होती है वैसे वैसे आप लाइन को जोड़ जोड़ करके और उसे एक नाम दे देते हैं, जिसे हम फंक्शन या मेथड या प्रोसीड्योर बोलते हैं या रूटीन भी बोलते हैं, और उसे लाइन से हम अपने प्रोग्राम में लिख देते हैं। तो वो मेरा प्रोग्राम वैसे ही उस प्रोसेस दर प्रोसेस चलने लगता है और एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है। We normally use a flow chart to organize these actions and represent the flow of control from one function to another। और इसके लिए हम लोग फ्लो चार्टिंग भी पहले ही कर लेते हैं, ताकि थियोरेटिकली हम ये जान जाएं कि हमारा एक इस फंक्शन के बाद कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, या इसके बाद हमें किसे एग्जीक्यूट करना है, कौन सा फंक्शन किसे कॉल करेगा। तो ये सारा हम लोग फ्लो चार्ट के दौरान भी, फ्लो चार्ट में भी देख लेते हैं, पहले ही फ्लो चार्टिंग कर लेते हैं। इन प्रोसीड्योर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मोस्ट ऑफ द फंक्शंस शेयर ग्लोबल डाटा। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ जिसके चलते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो है वो इन्वेंशन हुआ, वो यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो इसमें क्या होता है, इन प्रोसीड्योर ओरिएंटेड, इसमें जो डाटा होता है वो ग्लोबल डाटा हो जाता है, मतलब डाटा को सबसे ऊपर लिख दिया जाता है, एंड दिस डाटा मूव्स मोर ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर। और उस डाटा को कोई भी फंक्शन, कोई भी मेथड, कोई भी सब रूटीन, कोई भी कोड जो है उसे कॉल कर सकता है या यूज कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि उस डाटा की वैलिडिटी जो है उतनी अच्छी नहीं रहती है, और वो जो है उतना, उसका जो सिक्योरिटी है उतना अच्छा नहीं रहता है, उसे कोई भी मैनिपुलेट करके बदल सकता है। तो ये प्रॉब्लम पहले के प्रोसीड्योर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में थी, जिसके चलते बाद में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को इन्वेंट करने की ज़रूरत पड़ गई।
When we deal with a program containing many functions, important data items are globally used by all the functions. तो जब हमें कोई प्रोग्राम को बहुत सारे फंक्शंस होते हैं किसी प्रोग्राम में, तो इम्पोर्टेंट जो डाटा होता है वो ग्लोबली यूज्ड होता है. ग्लोबली मतलब सब कोई उसको यूज़ कर सकते हैं बाय ऑल द फंक्शंस. हाउएवर ए फंक्शन मे कंटेन इट्स ओन लोकल डाटा. अब ऐसा भी हो सकता है कि हर एक फंक्शन के अपना लोकल डाटा हो, मैंने अपना खुद का एक डाटा हो, टू डील विद द लॉजिकल सिचुएशंस. जो भी लॉजिक बैठता है उसमें उसको डील करने के लिए अपना भी खुद का डाटा हो सकता है हर फंक्शन का. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड इट्स फंक्शंस इन पीओपी कैन बी इलस्ट्रेटेड एज. तो अब इसे हम दिखाना चाहें अगर डायग्रामेटिकली तो ऐसे दिखा सकते हैं. यहाँ पे फिगर में डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये ग्लोबल डाटा है, ये भी एक ग्लोबल डाटा है. इसे फंक्शन 1 भी यूज़ कर रहा, फंक्शन 4 भी यूज़ कर रहा, फंक्शन 2 भी यूज़ कर रहा है. फिर इस ग्लोबल डाटा को भी ये भी यूज़ कर रहा है, फंक्शन 3 भी, फंक्शन 4 भी और फंक्शन 2 भी. और खुद ब खुद फंक्शन 2 का भी अपना एक डाटा हो सकता है. फंक्शन 2 में मान लीजिए यहाँ पे भी अपना लोकल डाटा रह सकता है, इसे लोकल डाटा कहेंगे, लोकल डाटा. ठीक है. इसका भी अपना फंक्शन 1 का भी एक अपना लोकल डाटा रह सकता है. ठीक है. तो ये सारे साथ रह करके लोकल डाटा और ग्लोबल डाटा सब मिल करके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन प्रोसीड्योर दर प्रोसीड्योर करते हैं. तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, लेकिन आप ज़रूर इसे देखेंगे. अगर स्किप ना करते हुए देखेंगे तो अंदाज़ है कि आपको प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल सही ढंग से आप समझ जाएंगे. तो इतना पेशेंस रखने के लिए थैंक यू. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, जो अगला पार्ट 2 है, वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए. थैंक यू.